हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो? मैं आप लोगों को गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा में रंग चैप्टर कंप्लीट करा दिया और उसके यूथ से जितने क्वेश्चन थे वो भी करा दिया। कल मैंने आप इस चीज़ बताई थी। फिर मैं आपको अभी नया चैप्टर शुरू की हूँ, फ्लावर अरेंजमेंट, जिसे पुष्प व्यवस्था कहते हैं। उसमें भी मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया कि उसका उपयोग क्या है, उसका महत्व क्या है। तो पुष्प का महत्व क्या है आप जान ही रहे हैं। बहुत सारे जीवन में, हर स्टेज में, हर क्षण पुष्प की क्या होती है, उपयोगिता है। जैसे आपने देखा था कि तोरण बनाने के लिए, इस घर को सजावट के लिए, आंतरिक बाह्य सज्जा के लिए, भगवान को मतलब चढ़ाने के लिए, मतलब बहुत तरीके से पुष्प का उपयोग। ये हमारे पर्यावरण को मतलब स्वच्छ रखता है। ये हमें हेल्दी बनाने में सहायता, हमारे मन को क्या उल्लासित रखता है। तो बहुत सारे पुष्प के महत्व थे। उसके बाद हमने जाना था कि पुष्प की मतलब कब, इसका इतिहास क्या था। उसमें अपने भारत में देखा था, रामायण और महाभारत में इसके बारे में वर्णन था। फिर इजिप्ट में देखा था कि पुष्प कैसे आए। तो वहाँ पे जो ममीज़ के ऊपर चढ़ाए जाते थे, तो जब उसकी खुदाई हुई तो उसमें मिले कि मतलब पुष्पों के हार वगैरह मिले। उसके बाद चीन में देखा, तो चीन में जो वहाँ के महाराजा थे उनको स्वप्न में आया था कि, और स्वप्न में आया था कि मतलब ये पुष्प व्यवस्था वगैरह के बारे में। तो वो भारत से क्या किए, बहुत भिक्षुओं को बुलवाए और क्या किए, यहाँ की कुछ किताबें मंगवाई, जिसके माध्यम से क्या हुआ। तो फिर वहाँ से जापानी क्या किए, पुष्प व्यवस्था को जन्म दिए। ठीक है, जापान के बहुत भिक्षुओं ने क्या किया, जापान में पुष्प व्यवस्था को जन्म दिया। उसके बाद आता है, फिर जापानी आया था, जापानियों की फिर इतिहास आया था। उसके बाद फिर इसकी शैलियाँ कितने तरह की, तो अमेरिकन थी, अमेरिकन शैली थी। दूसरी अमेरिकन के बाद कॉलोनियल शैली थी, 18वीं शती की शैली। फिर फेडरल क्लासिकल शैली देखा, फिर जापानी शैली आपने देखा, फिर आधुनिक शैली आपने देखा। प्रारंभिक अमेरिकन शैली में आपने देखा था कि इसमें क्या हो रहा था, तांबे के फूलदान का प्रयोग हो रहा था और जो परंपरागत बाल्टी के सामान की व्यवस्था थी। और इसमें क्या था, बड़े फूलों का प्रयोग किया जा रहा था। कोलोनियल या 18वीं शताब्दी में आपने देखा था कि इसमें पोर्सलिन या चांदी के पात्र का उपयोग किया जा रहा था। रेखाएं वक्र डिज़ाइन की थी और क्या था, गुलाब और लिली के फूलों की व्यवस्था की जा रही थी। नेक्स्ट था फेडरल क्लासिकल शैली। तो इसमें आपने देखा था हत्थे नुमा प्याले का प्रयोग किया जा रहा था। फेडरल क्लासिकल शैली में कैसे प्यालों का प्रयोग किया जा रहा था, हथ्योनुमा प्याले का प्रयोग किया जा रहा था। और क्या थी, औपचारिक पुष्प व्यवस्था थी। इसमें हल्के रंग के सुंदर नाजुक फूलों का प्रयोग किया जा रहा था, और जैसे फूल हो गए गुलाब, डेल्फिनियस इत्यादि। नेक्स्ट था जापानी शैली। तो इसमें कहते हैं कि जो पात्र थे सादे और ऊंचे नीचे हुआ करते थे, मतलब ऊंचे होते थे या तो नीचे होते थे। ठीक है, रेखी व्यवस्था थी, असमित व्यवस्था थी। और क्या थे, जापानी लोग क्या थे, प्राकृतिक वातावरण पर डिपेंड थे, मतलब फूल वगैरह पे उस पर ही डिपेंड थे। अब फिर नेक्स्ट आता है आधुनिक या 20वीं सदी की शैली। तो इसमें आपने देखा था कि ज्यामितीय पात्रों का प्रयोग किया जा रहा था। इसमें पुष्प व्यवस्था खुली और शैलयुक्त थी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको कल मैंने क्लियर करा दी थी। अब नेक्स्ट आता है कि पुष्प सज्जा का महत्व। आपने पुष्प सज्जा का अर्थ भी जान लिया था कि पुष्प सज्जा का अर्थ में क्या था कि पुष्प जो फ्लावर अरेंजमेंट किया जाता है वो क्या होता है, डिज़ाइन के तत्वों और सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए जो हमारे मन को अच्छे लगे और दृष्टि को सुंदर लगे, वही क्या होती है, पुष्प विन्यास या फ्लावर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुष्प व्यवस्था का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लावर डेकोरेशन। तो मानव का फूलों से गहरा नाता रहा है। सुंदर फूल, फलों से झुकी हुई डालियां, कोमल मखमली पत्तियां सदैव उसे लुभाते रहे हैं। आज पुष्प विन्यास न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। कहने का मतलब है कि मानव का, सही बात है, प्रकृति से मानव का नाता बहुत ज़्यादा गहरा नाता है, क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो वही चीज़ कहा कि पहले क्या था, भारत में काफ़ी लोकप्रिय था, लेकिन अभी क्या है, पूरे वर्ल्ड में क्या है, ये जो पुष्प विन्यास है ये लोकप्रिय है। मतलब इसे लोग पसंद करते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट करना, मतलब डेकोरेशन करना फ्लावर से। जैसे ऑफिस में हो गया, रेस्टोरेंट में हो, होटल में हो गया, मतलब यही चीज़ कही है। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या है, आज के व्यस्तता एवं भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतनी फुर्सत अवकाश नहीं होती कि वे आराम करके या मनोरंजन करके अपने तन मन की थकान को मिटा सकें। ऐसी परिस्थिति में पुष्प सज्जा उसे मानसिक शांति प्रदान करती। कहने का मतलब इतनी सबकी बिजी लाइफ हो गई है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो क्या करे, आराम कर सके, अवकाश ले सके। तो क्या होता है, ये सब जैसे फ्लावर अरेंज हो गया, ये सब डेकोरेशन से क्या होता है, मन को शांति मिलती है, थकान दूर होती है। नंबर 2 है पुष्प व्यक्ति को सुंदर, हंसमुख, खुश एवं स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाता है। ये तो सही बात है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शुद्ध वायु का मिलना दुर्लभ रहता है। ऐसी बस्ती में फूल पत्तियों वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे ही वातावरण को शुद्ध करते तथा ऑक्सीजन गैस का संचार करते, CO2 गैस अवशोषित करते। आपने देखा था इसी कोविड के टाइम में, अभी कुछ ही समय पहले कोविड बीता है पिछले समय में, तो आपने देखा होगा कि जो शहरों में झुग्गी उग्गी में रहते थे, जहाँ बहुत घनी आबादी थी, तो उनको मतलब ये था कि आप खुले स्थान पे जाइए, तो जिनके गांव वगैरह होते लोग अपने गांव की तरफ भागने लगे थे। ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो जब ये प्लांट्स वगैरह ये क्या करते हैं, ये हमारी इस चीज़ की पूर्ति करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन देते, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये क्या होता है, मानव में और प्लांट्स में जो है ये बैलेंस बनाए हुए हैं। तो वही चीज़ करने का मतलब है कि हमें क्या करते हैं, CO2 गैस को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है पुष्प विन्यास घर की सज्जा को जीवंत, आकर्षण और सुंदर बनाते हैं। से अच्छी बात है और सही भी बात है कि पुष्प विन्यास जो फ्लावर डेकोरेशन होता है, देखिए घर में जाइए तो आपको अच्छा सा फील होता है देख के। पुष्प विन्यास आंतरिक सज्जा में रंग योजना, कलर स्कीम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के फूलों पत्तियों का प्रयोग किया था, जिसमें घर में क्या होता है, कलर स्कीम, मतलब वो एक चीज़ होता है ना, बैलेंस दिखता है। फूल निरस्ता, उबाऊपन, बोरियत और निराशा को दूर करने तथा जीवन में नई आशा उल्लास का संचार करते हैं। नेक्स्ट है फूलों का खिलना, खिलकर मुरझाना, पत्तियों का झड़ना आदि क्रियाएं देखकर जीवन की क्षण भंगुरता एवं नश्वरता का बोध होता है। जैसे होता है ना, इसको जीवन से लिया गया। फिर फूलों का खिलना, जैसे कली है तो उसे बचपन मतलब बचपन अवस्था, नया फूल खिला तो यंग हो गया, थोड़ा सा एक दिन रह गया तो उसको एडल्ट के श्रेणी में रख दिए। फूल मुरझा गया, जैसे वृद्धावस्था में इंसान मुरझाता है, मतलब होता है एज ढलती है और एक दिन क्या होता है कि मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार फूलों की तुलना जीवन से की गई है और इसे क्या बताया गया, क्षण भंगुर, मतलब क्या होता है, क्षण भंगुर, मतलब एक क्षण में लगेगा प्राण निकलने में, और नश्वर होता है, उसी का बोध इससे कराया जाता है। अतः फूलों से सदैव अच्छे कर्म करने की, सदैव हंसते मुस्कुराते रहकर जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। मतलब कहने का है कि जीवन बहुत छोटा है, नश्वर है, पता नहीं कब एक झटके में खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या है कि आप अच्छे कर्म करिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बस यही कहने का मतलब है। फूलों से इस चीज़ को मतलब एक उदाहरण दिया गया है। पुष्प विन्यास से सज्जा में विविधता आती है, जिससे सज्जा की सुंदरता और आकर्षण में चार चार लगते हैं। मतलब क्या होता है, विभिन्नता का मतलब है कि अंतर दिखता है, डिफरेंसेस दिखते हैं। मतलब एक चीज़ में समानता नहीं होती, अलग अलग, जैसे पुष्प विन्यास हो गया, अलग अलग रंगों का प्रयोग होता है, तो इत्यादि से क्या होता है, विविधता आती है, कहने का मतलब है। नेक्स्ट है फूलों की गुलदस्ता, बूके, फूलों की माला आदि भेंट कर मेहमानों का स्वागत किया जाता है। फूलों द्वारा संवेगों एवं मनोभावों की अभिव्यक्ति की जाती है। सबको पता है कि अगर आप जैसे कहते हैं ना, रोज़ डे आ गया है, वैलेंटाइन डे है, तो रेड फूल देंगे, तो मतलब ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम आपको पसंद करते हैं, वो फूल बता देगा कि हम आपको पसंद करते हैं। जैसे फ्रेंडशिप डे आ गया तो लोग येलो रोज़ देते हैं, क्या है मतलब मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो यही चीज़ है, सब अपने में से किसी के दुख सुख पे गए तो वाइट फूल लेके गए। तो ऐसे क्या होता है, ये क्या करते हैं, आपके दुख और शोक को बताने की जरूरत नहीं, आपके मनोभाव को क्या करती है, प्रकट करते हैं। फिर पुष्प सज्जा के नियम देखिए, ये है कि रूल्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। यद्यपि पुष्प सज्जा एक सृजनात्मक कला, सृजन का मतलब क्या होता है, जन्म लेना, मतलब खुद बनाने वाली एक सृजनात्मक कला है, जो व्यक्ति की रुचि, पसंद, ज्ञान, विवेक एवं अभ्यास पर निर्भर करता है। पुष्प विन्यास से सज्जाकर्ता के व्यक्तित्व व भावना का पता लगता है। कुछ लोगों में पुष्प सज्जा की कला ईश्वरीय देवन है, मतलब कुछ लोगों को क्या होता है, फ्लावर डेकोरेशन ये सब करने की कला अपने आप आती है। आप लोग बहुत लोग के घर में जाइए तो कुछ सूखी सी डंठी, आजकल यूट्यूब पे तो बहुत सारा DIY बताया जाता है, सूखी सी डंठी 2 रोज लेके किसी ग्लास में, किसी कांच की बॉटल में ऐसे फिक्स कर देंगे, और क्या होता है, देख के लगता है अरे यार ये तो इसी से बना दिया, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता थी। तो ये क्या होता है, ये सब किसी किसी के अंदर ये चीज़ ईश्वरीय देन होती है, उनको ये सब चीज़ें खुद आती हैं, जो मतलब उनको इंटरेस्ट रहता है। जो कुछ लोगों को यह कला अपने प्रयास और निरंतर अभ्यास से सीखनी पड़ती है। पुष्प विन्यास करने से पहले यदि हम कुछ नियमों को ध्यान रखें तो पुष्प सज्जा अधिक आकर्षक, सुंदर एवं सरस बन सकती है। ये नियम है स्थान का नियम, रूल ऑफ स्पेस। पुष्प विन्यास करते समय स्थान के नियम का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या था, स्थान का नियम। इस पुष्प अवस्था करते समय कहा गया कि पुष्प जब आप विन्यास करो तो उसमें स्थान के नियम का ध्यान रखो। कहने का मतलब है पुष्प सज्जा में जैसे कली, फूल इत्यादि को मतलब एकदम नहीं कि एकदम भर दो, इतना भर दो कि कोई दिखे नहीं, पर्याप्त स्थान हो उनके में, फूलों इत्यादि को मतलब वो प्रदर्शित हो, वो दिखते हो, एक अच्छी सी आभा प्रकट करते हो। ये नहीं कि ढेर सारा एक ही में हर कलर का, हर रंग का एक ही में ढेर सारा, किसी पॉट्स पकड़ो उसमें सारा भर दो, नहीं। तो ये इसी को कहा गया स्थान का नियम। आगे देखिए क्या लिखा है,
पुष्प सज्जा में प्रत्येक कली, प्रत्येक फूल व फल को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। देखिए ये लिखा है, ताकि वे दिखें। यदि प्रत्येक फूल, फल, कलियों को पर्याप्त स्थान नहीं मिल सकेगा तो वे एक के भीतर एक छिप जाएंगे, अतः उनकी खूबसूरती एवं आकर्षण कम हो जाएगा। तो पहला पुष्प विन्यास का पहला नियम क्या है? तो स्थान का नियम। ठीक है। दूसरा क्या है? सरलता का नियम, रूल ऑफ सिंप्लिसिटी। सरलता से विकास का बोध होता है। प्रकृति में भी सभी जगह सरलता एवं सहजता देखने को मिलती है, अतः पुष्प विन्यास करते समय सरलता के नियम की पालना करना जरूरी है, मतलब पालन करना जरूरी है। यदि चीज़ें जो जितनी अधिक सरल होती हैं उतनी ही अधिक सुंदर एवं आकर्षक दिखती हैं। ठीक है। जितना देखिए इसको अगर पर्सन से लीजिए तो जो पर्सन, जैसे जो आदमी, जो मानव जो सरल स्वभाव के होते हैं, देखिए उनसे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना रूढ़ी स्वभाव के होते हैं या बहुत अड़ियल टाइप के, उससे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन जो सरल स्वभाव के लोग होते हैं क्या होता है, वो उससे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है पात्र फूलदान के माप का नियम, रूल ऑफ मेजरमेंट फ्लावर। ये इंपॉर्टेंट है। फूल विन्यास करने से पहले पात्र फूलदान को ध्यान में रखना जरूरी है। फूलदान चाहे किसी भी आकार का क्यों न हो, उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कर, ध्यान दीजिएगा, उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कर उसमें कुल माप का आधा और जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, एग्जाम्पल दिखाने लीजिए आपको। जैसे मान लीजिए एक ये पॉट है जिसमें फ्लावर हमें अरेंज करना है। ठीक है। ये एक पार्ट है, तो इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, लंबाई का आधा ज़्यादा, चौड़ाई का आधा ज़्यादा, इतना प्लांट को मतलब लंबा चौड़ा होना चाहिए। उतना जोड़ दो, जितना लंबा उतनी लंबाई चौड़ाई की पुष्प सज्जा होनी चाहिए। कहने का मतलब बस यही है कि उसकी लंबाई एवं चौड़ाई किसकी, पात्र की, ज्ञात कर उसमें कुल नाप का आधा और जोड़ दीजिए, तो यह लंबाई और चौड़ाई किसकी होगी, पुष्प सज्जा की होगी। जितनी जो पॉट से उसकी जितनी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, उसको जोड़ लीजिए, उसमें उसको मतलब नाप लीजिए, फिर उसका आधा और जोड़ दीजिए, वही क्या होगी, पुष्प सज्जा की लंबाई और चौड़ाई होगी। ठीक है। नेक्स्ट है टहनी लगाने का नियम, रूल ऑफ फिक्सिंग ब्रांचेस। पुष्प विन्यास में टहनी लगाने से पूर्व मस्तिष्क में संपूर्ण पुष्प व्यवस्था की रूपरेखा अपनी कल्पना शक्ति द्वारा तैयार कर लेनी चाहिए, फिर उसी के अनुरूप पुष्प सज्जा की जानी चाहिए। टहनी पुष्प सज्जा के केंद्र में रखनी चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट है, टहनी कहाँ होनी चाहिए, तो पुष्प सज्जा के केंद्र में रखनी चाहिए तथा वो थोड़ा ऊपर बढ़ाकर छितरा जाना चाहिए। ठीक है, मतलब फैल जाना चाहिए। टहनियों को समांतर लगा दिए जाए तो वे जरा सा भी आकर्षण नहीं दिखेंगे, मतलब आकर्षक नहीं दिखेंगे। इसीलिए मध्य से टहनी निकाल कर, देखिए टहनी कहाँ से निकलनी चाहिए, मध्य से निकलनी चाहिए। ऊपर जाके क्या होनी चाहिए, छितरा जाने का मतलब क्या, तो फैल जानी चाहिए। ठीक है। लेकिन टहनी कहाँ से निकलनी चाहिए, बीच से, पॉट्स के बीच से। जो फ्लावर पॉट है ना आपके पास, उसमें बीच से निकलनी चाहिए ब्रांचेस। तो टहनी निकलकर टहनियों को छितराकर लगाना चाहिए, अथवा क्रमशः छोटे आकार में टहनी का प्रयोग करने से सज्जा आकर्षक दिखती है। नेक्स्ट है टहनियाँ आपस में उलझी हुई नहीं हो। पुष्प सज्जा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए, आवश्यक है कि टहनियाँ आपस में उलझी हुई नहीं हो और न ही एक दूसरे पर चढ़ी हुई हो अथवा एक दूसरे को काट कर निकलती हुई हो। मतलब कहने का है कि न टहनियाँ एक दूसरे में उलझी हो, न एक दूसरे पर चढ़ी हो, न एक दूसरे को काट के निकलती। ये सब चीज़ें क्या है, अवगुणता है। ये सब चीज़ें फ्लावर अरेंजमेंट करते समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पुष्प सज्जा के सहज आकर्षण एवं मनमोहक शक्ति को नष्ट कर देती हैं तथा व्याग्रता का भाव जागृत करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टहनी विभिन्न लंबाई की हो। पुष्प सज्जा में प्रयुक्त की जाने वाली फूलों की टहनियाँ भिन्न भिन्न लंबाई के लिए होनी चाहिए। याद रहे, टहनियों को कदापि समांतर नहीं लगाएं। ये चीज़ देखिए, याद रखिएगा, टहनियों को याद रहे कि टहनियों को कभी भी समांतर नहीं लगाएं, मतलब बराबर सारी जो ब्रांचेज है ना, एक बराबर नहीं, कोई लंबी, कोई थोड़ी छोटी, कोई पतली ऊपर से जाके फैल जाती हो, ऐसी होनी चाहिए। इसे विभिन्न कोणों से झुकाकर तिरछा करके लगाने से सज्जा आकर्षण एवं मोहक दिखती है। सामने के भाग की टहनी लंबाई में बड़ी होनी चाहिए। जो सामने दिखती हो टहनी ना, वो क्या हो, लंबाई में बड़ी हो, चटक रंग हो, फूल मध्य में होने चाहिए। चटक रंग के सबसे बड़े फूल मध्य में होने चाहिए। कलियों को ऊपर की ओर सजाना चाहिए। मध्य में का मतलब क्या है, दबाव दे रहा है, क्या दबाव का नियम सिद्धांत है ना, दबाव सिद्धांत में है दाब ना। तो कहने का मतलब क्या है, बड़ा फूल अगर आप मध्य में देंगे तो वो उस फ्लावर
अरेंजमेंट में जो पुष्प विन्यास किया गया उसमें वो जो बीच वाला फूल है ना, आपकी आंखों को एक दबाव डालेगा, कि सुंदरता बढ़ाएगा, मतलब वो चीज़ आपको क्या होगी, दिखेगी। कहने का मतलब कि वो आपको ना प्रेशर डाल के दिखेंगी वो चीज़ें, कि देखो वहाँ बीच में बड़ा फूल है, आपकी आंखें जाके वहीं पे क्या होंगी, टिक जाएंगी। यही कहने का मतलब बड़ा फूल बीच में होना चाहिए। और ये क्या है, यहाँ सिद्धांत का, कला के सिद्धांतों का प्रयोग हो रहा है, दाब का नियम जो है मध्य में होना चाहिए। कलियों को ऊपर की ओर सजाना चाहिए। अगला है नकली कृत्रिम फूलों को वर्ज्य समझना चाहिए, मतलब नकली और कृत्रिम फूलों से बचना चाहिए, उसे निषेध समझना चाहिए जब आप पुष्प विन्यास करो तो, ठीक है। मतलब जैसे जापानियों का था ना कि वो प्राकृतिक चीज़ों पर डिपेंड थे और उन्होंने ही पुष्प सज्जा का मतलब जन्म दिया है। तो उनको क्या था कि उनका यही था कि वो प्राकृतिक चीज़ों पर डिपेंड थे। तो वही कहने का मतलब कृत्रिम चीज़ों से दूर रहिए, नकली चीज़ों का उपयोग मत करिए। पुष्प सज्जा सदैव प्राकृतिक फूलों, पत्तियों, टहनियों एवं छोटे फलों, बेरीज को ही की जानी चाहिए। पुष्प सज्जा महंगी हो यह आवश्यक नहीं है। सही बात है, पुष्प सज्जा महंगी हो ये ज़रूरी नहीं है। आप सड़क के किनारे किसी फूल को, किसी टंठी को, किसी को मिक्स करके भी पुष्प सज्जा सुंदर, बस ये हो कि आपके अंदर वो क्वालिटी हो, उस आपके अंदर वो कलात्मक शक्ति हो, चिंतन विचरण करने की शक्ति हो कि हम इस चीज़ को ऐसे अरेंज कर देंगे तो ये सुंदर लगे, कल्पना शक्ति हो आपके अंदर, तो आप वो चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। तो वही कहा गया कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास महंगे डेकोरेशन की चीज़ें हो, उसी से आप उसको क्या करेंगे, सजाएंगे, बनाएंगे, नहीं। आप जो है सस्ती चीज़ों का भी उपयोग करके, लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी की ईश्वरीय देन है, भगवान ने आपको अरेंज करने का एक शक्ति है। अगर आपके अंदर एक कल्पना शक्ति है, बहुत लोग होते हैं ना डेकोरेटिव टाइप के होते हैं, मतलब उनके अंदर कहते हैं ना कि मतलब एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा वो होती है, क्षमता होती है, तो वो ऐसे लोग क्या होते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, उनको बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है त्रिभुज रूप, ट्रैंगल शेप। ललित कला की भांति पुष्प सज्जा भी एक कला है। इसे व्यक्ति अपने अनुभव, विवेक, बुद्धि, अभ्यास, ज्ञान, अध्ययन से अर्जित करता है। अनुभवी व्यक्ति को अंगुलियां साधारण फूलों, पत्तियों, टहनियों से भी इस तरह का सुंदर पुष्प विन्यास कर देती हैं कि दर्शक दांतों तले उंगली दबाने के लिए बाध्य हो जाता है। आपको मैं वही चीज़ बोली ना, जिसके अंदर भगवान ने क्वालिटी दी हुई है, उसे चीज़ें समझ में आती है, उस चीज़ों की क्वालिटी समझ में आती है, उनके अंदर इतनी कल्पना शक्ति हो कि वो मतलब कोई पत्ती देख के, कोई टहनी देख के, कोई फूल देख के उन्हें अरेंजमेंट करने का एक थॉट आ जाता हो मन में। तो क्या है, ये उनके अंदर क्वालिटी होती है। तो वही चीज़ कहा गया कि फूलों के त्रिभुजाकार रूप में सजा देने से क्या होते हैं, सुंदर दिखते हैं। त्रिभुजाकार सजाने पे क्या होता है, सुंदर दिखते हैं, ठीक है। विवेक का उपयोग, यूज ऑफ विजडम। पुष्प सज्जा एक मौलिक कला है। पुष्प सज्जा क्या है, तो एक मौलिक कला है। व्यक्ति अपने ज्ञान, विवेक, बुद्धि का उपयोग कर सुंदर एवं कलात्मक पुष्प सज्जा कर सकता है। पुष्प सज्जा से संबंधित साहित्य, लेख, पुस्तकें आदि इसे निखारने में अमूल्य सहयोग देती। कहने का मतलब बहुत लोग के अंदर ये क्वालिटी होती है। क्वालिटी के साथ साथ आजकल बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती हैं। आप तो पत्रिकाएं वगैरह दूर रहे, अब तो लोग मोबाइल पे चीज़ें सर्च करते हैं और उसके एक से एक नई चीज़ें बनाने का, करने का सब तरीका मोबाइल खुद बता देता है। तो वही चीज़ है कि ये सब क्या है, सहयोग, आपकी सहयोग देने में, आपका क्या मतलब आपको सहयोग देने के लिए इन चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हो। परंतु व्यक्ति को कठोर परिश्रम, अथक प्रयास एवं अभ्यास से इस कला में परिपक्व, दक्षता, निपुणता आती है। एक साधारण सी अनपढ़, अशिक्षित मालकिन अब अनुभवी अंगुलियां भी अत्यंत सुंदर पुष्प विन्यास कर देती हैं। कहने का मतलब जिसके अंदर कल्पना शक्ति होगी, जिसके अंदर ये सब समझने की शक्ति होगी, वो इस चीज़ों को कर देगा। इसके लिए पढ़ाई, शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सहायक उपकरणों का अदृश्य होना। देखिए क्या इसमें ये कहा गया, जो फ्लावर अरेंजमेंट के टाइम में पार्ट्स में फूल को अरेंज करने के लिए सहायक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे जो एसेसरीज, जैसे नेट हो गया, पिन हो गया, होल्डर हो गया, इन सब का उपयोग करते हैं। तो ये नहीं कि आपको वो चीज़ें दिखें, साक्षात दिखे कि मैंने एक यहाँ पिन लगाया है, यहाँ टेप से चिपकाया, नहीं। ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, मतलब अदृश्य होनी चाहिए, जो आपकी आंखों को दिखे नहीं। बस जो वो पुष्प विन्यास किया गया, जो फूलों को अरेंज किया गया है, एक गुलदस्ते के माध्यम से कह सकते हैं, डेकोरेशन किया गया, बस आपको वो दिखे। किस माध्यम से उसको एडजस्ट किया गया है या जो उसको जो है कि सेट किया गया, ये सब चीज़ें आपको न दिखे। वही कहा गया कि नेट, पिन, होल्डर, तार, स्टेम होल्डर, हेयर पिन, पारदर्शी प्लास्टिक आदि पुष्प विन्यास के सहायक उपकरण हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सब क्या है, सहायक उपकरण है। इनका उपयोग पुष्प सज्जा को मजबूती, टहनियों को दृढ़ता एवं सहारा प्रदान करने के लिए किया जाता है, परंतु ये चीज़ें बाहर से नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है।
आपको इतनी चीज़ें समझ में गई, सारा चैप्टर क्लियर, मतलब मैं कराने के बाद सारा एक बार फिर से आपको टू द पॉइंट क्या करूँगी, रिवाइज करवा दूंगी। पुष्प सज्जा करते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब तक आपने क्या देखा, पुष्प सज्जा का महत्व देखा क्या है, फिर आपने क्या देखा, पुष्प सज्जा के नियम देखे, जिसमें आपने क्या देखा, स्थान का नियम देखा, सरलता का नियम देखा, पात्र फूलदान के माप का नियम देखा, टहनी लगाने का नियम देखा, ये सब देखा आपका ना। सहायक उपकरणों को अदृश्य होने का नियम देखा, फिर कैसे मतलब किस त्रिभुज आकार में हो करें या कैसे करें, विवेक का उपयोग, टहनी किसकी लंबाई की होनी चाहिए, नकली फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपने देखा ना। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट नंबर किस चीज़ का आता है कि करते समय किस बातों का ध्यान रखें। तो पुष्प सज्जा करते समय उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त कुछ आवश्यक बातों को मस्तिष्क में रखने से सज्जा अत्यंत आकर्षक, मोहक, सरल, सुंदर एवं अलौकिक दिखती है। पुष्प सज्जा करते समय निम्नांकित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, देखिए क्या क्या बातें हैं जिसको पुष्प सज्जा करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो नंबर 1 पे आता है कि फूलों को सदैव लंबी टहनी में काटना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो नंबर 1 पे क्या है कि जो फूल आप काट रहे हो ना, मतलब फूल आप काटोगे तो बस ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे ये फूल है, तो जैसे आपने क्या है, ये आपका फूल है तो आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये आपका रोज़ का फूल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने यहीं से काट लिया, नहीं, क्या जिसकी जो टहनियाँ हो क्या हो उसको थोड़ा लंबा काटें। ठीक है, टहनियों को क्या करें, लंबा काटें। ठीक है, यही चीज़ बताएगा कि टहनियों को लंबा काटें। फूलों की टहनियों को हाथों से न तोड़ें, तेज धारों से, वो भी कैसे, तिरछा काटें, तेज धार वाले चाकू या ब्लेड से काटें। सूर्योदय जो आप फूल सूर्योदय से पूर्व अथवा सूर्यास्त के बाद काटना चाहिए। जो फूल होते हैं उसे कब, सूर्योदय से पहले, मतलब सनसेट से पहले या सनराइज, मतलब सूर्य उगने से पहले या सूर्यास्त के बाद काटना चाहिए। ठीक है, फूल तोड़ने के बाद तुरंत ही इसे पानी से भरी बाल्टी में कम से कम कितने घंटे के लिए, देखिए इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए पानी की बाल्टी में फूल काट करके छोड़ देना चाहिए। फूलदान, गुलदस्ते अथवा पात्र का चयन फूलों के आधार पर किया जाना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए कि फूल की जितनी लंबाई, अरे पॉट की जितनी लंबाई है, पॉट की जितनी चौड़ाई है, उसका आधा और जोड़ दो, वही उसी हिसाब से क्या होनी चाहिए। जैसे ये मान लीजिए 4 है तो इसका क्या है, दो और जोड़ दो तो 6, 6 क्या करो इतना, और मान लो ये 2, ये मान लो 3 है तो 3 और 2, 2 6, मतलब क्या हो, इतना लंबा छोड़ा, इधर इतना जाता हो, इधर इतना लंबा जाता हो, ऐसी पुष्प सज्जा या पुष्प फ्लावर अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, गुलदस्ते पात्र का चयन फूलों के आधार पर किया जाना चाहिए। वे फूल जिनसे कोमलता का एहसास होता उनके लिए उसी से मिलता जुलता कोमलता एवं मुलायमियत का एहसास देने वाले फूलदान का प्रयोग करना। जैसे गुलाब का फूल है ना, तो उसके लिए सॉफ्ट सा, मुलायम सा, मतलब कांच का धातु का उपयोग करें, ऐसे ऐसे कांच के पॉट्स का उपयोग करें। जैसे डहलिया का फूल है, थोड़ा मतलब हार्ड दिखता है, तो उसके लिए कैसा प्रयोग करें, तो उसके लिए मतलब धातु के फूलदान प्रयोग करें, क्योंकि उसमें कैसा कठोरता का आभास होता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि इसे मिलते, उदाहरण के लिए गुलाब के फूलों के लिए कांच के फूलदान, देखिए वो लिखा है कि गुलाब के फूलों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि गुलाब के फूलों के लिए कांच के फूलदान और डहेलिया के फूलों के लिए धातु के फूलदान अच्छे लगते हैं। मान लीजिए यहीं से क्वेश्चन है, गुलाब के फूलों के लिए किस प्रकार के जो पॉड हैं या जो मतलब ये क्या कहते हैं फूलदान अच्छे होंगे, दे दे कि कांच के, धातु के, चांदी के, ऐसे। तो आपने क्या देखना कि ये सॉफ्ट है ना, गुलाब का फूल कैसा दिखता है, कोमल सा दिखता है, तो उसके लिए जो पार्ट्स का यूज़ करेंगे वो भी क्या होगा, कोमल सा दिखे। जैसे कांच कैसी चीज़ देख के ना उसकी नाजुकता का फील आती है ना, नाजुकता का, तो वही चीज़ है कि कांच के फूलदान अच्छे लगते हैं। और डहलिया के फूलों के लिए क्या होना चाहिए, तो धातु के फूलदान का उपयोग करना चाहिए। फूलों को नमक मिला पानी में डालने के पश्चात इन्हें अंधेरे स्थान पर कितने देर के लिए, 3 से 4, देखिए यहाँ पे लिखा है 3 से 4 घंटे के लिए रखना चाहिए। फूलों को नमक मिले पानी के में डालने के पश्चात इन्हें अंधेरे स्थानों पर 3 से 4 घंटों के लिए रखना चाहिए, ताकि ये पानी के साथ फोर्टिफाइड कर सके, मतलब मिल सके, उनकी जो क्वालिटी उसमें जा सके। पुष्प सज्जा को अंतिम रूप वही दिया जाना चाहिए, कहने का मतलब पुष्प सज्जा को वहीं पे अरेंज करना चाहिए जहाँ पे उसको रखना हो। ये नहीं कहीं पे सारे फूल पत्ती सब लगा के कली उली और ले जाके कहीं और रखना हो। उसमें क्या होगा, जिसने आपने अरेंज किया है, जैसे आपने इसमें क्या हुआ, जैसे आपने इसमें एक मतलब कली को पत्तियाँ अरेंज करी, यहाँ पे एक फूल अरेंज करा है, लेकिन अब अगर आप इसको उठा के कहीं ले जाएंगे तो क्या होंगी, चीज़ें हिल के इधर आ जाएगा, इधर चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो कहने का मतलब है जहाँ आपको ये व्यवस्था करनी है वहीं पे जाके, और फाइनल जिस स्थान पे करनी है वहीं पे फाइनल आप लुक उसको देंगे।
अगला है कि विशिष्ट फूलों का प्रयोग अकेला करना चाहिए। जैसे होता नहीं, क्या होगा, दबाव का अनुभव करेगा, बल देगा। विशिष्ट फूलों का प्रयोग अकेला करना चाहिए, जो बहुत स्पेसिफिक, महंगे हो, सुंदर फूल हो, ठीक है। यदि सज्जा विविध प्रकार के फूलों से की जाती है तो केवल 3-4 प्रकार के फूलों का ही चयन करना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रकार के फूलों का चयन करना चाहिए। तो 3 से 4 प्रकार के फूलों के बाद ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैसा फील होगा, तो भीड़ भाड़ का अनुभव होगा, फूलों का जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है फूलदान गुलदस्ते में फूलों की टहनियों को डूबने तक पानी में रखना चाहिए। टहनियों के सिरों को सीधा न काट के तिरछा काटना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पानी को शोषित कर सके। नमक मिले पानी में फूल ज़्यादा देर तक जीवन तथा ताज़ा बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्टिफाइड हो जाते हैं। अध खिली कलियां भी खिल जाती हैं, मगर ध्यान रहे पत्तियां व मुरझाए फूलों को सावधानीपूर्वक हटा देना चाहिए। नहीं हटाएंगे तो क्या होंगी, वो बैक्टीरिया पनपाने लगेंगे, तो बैक्टीरिया होने लगेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएंगे, फूल आपके जल्दी सड़ जाएंगे या खराब हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है पुष्प विन्यास में कला के तत्वों का प्रयोग। अपने आप ने क्या देखा, अपने आप ने कला का महत्व देखा, फिर कला की कितनी शैलियाँ होती, पुष्प विन्यास की कौन कौन शैलियाँ होती, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता, पुष्प विन्यास का महत्व आपने देखा। फिर पुष्प विन्यास में कुछ नियम होते हैं, जिसमें आपने स्थान का नियम, पात्र का नियम, विवेक का नियम, क्या बोलते हैं कि मतलब ये आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें आपने देखा। अब आपको क्या देखना है, कला के तत्व, जो कला के 7 सिद्धांत तत्व है ना, उनका प्रयोग पुष्प विन्यास में कैसे किया जा रहा है, ये चीज़ आपको देखना है। तो लिखा है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि पुष्प विन्यास क्या है, एक कला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुष्प विन्यास क्या है, एक कला है। तो इस कला में कला के तत्वों का प्रयोग किया जाता है। कला के तत्व कितने? 7। क्या क्या? रेखा, आकार, नमूना, बनावट, रंग, खाली स्थान और प्रकाश। 7 होते हैं ना, 7 क्या है आपके तत्व है। तो इन तत्वों का जो ये पुष्प विन्यास, फ्लावर अरेंजमेंट करना है, इनका कैसे प्रयोग किया जाता है। पहला आता है रेखा या आकार, लाइन एंड फॉर्म। तो देखिए, पुष्प विन्यास करते समय कला के तत्वों में से रेखा एवं आकार को ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि संपूर्ण सज्जा में एकता का भाव दृष्टिगोचर हो। रेखा और आकार का ध्यान क्यों रखना आवश्यक है? मतलब एकता का भाव दिखे, एकता दिखे, मतलब इनमें क्या होती है, इनफॉर्मिटी दिखे, इसीलिए क्या होता है कि रेखा और आकार को ध्यान में रखना चाहिए। पुष्प सज्जा की पहली आवश्यकता है, सज्जा एक इकाई के रूप में दिखनी चाहिए। सज्जा क्या है? एक इकाई के रूप में दिखनी चाहिए। क्या है? पहली आवश्यकता है। रेखाओं के बगैर सज्जा आकर्षण एवं जीवंत नहीं दिखती है। रेखाएं ही आकार का निर्माण करती हैं। बुनियादी रेखाएं सीधी, आड़ी, खड़ी, तिरछी, कहते हैं ना, फूलों को सीधा नहीं ले जाना चाहिए, बड़ी डंठियों का प्रयोग करो, फूल बीच से निकलने चाहिए, और क्या ऊपर छितरा जाने चाहिए। तो ये सब क्या है, रेखा और उनका आकार ही तो बना रहे हैं आप बना क्या रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, फूलों को जो आप शेप दे रहे हैं वही तो रेखा और आकार हुआ। रेखाएं ही आकार का निर्माण करती हैं। बुनियादी, सीधी, आड़ी, तिरछी रेखाएं, इन्हीं के प्रयोग से विभिन्न आकार जैसे गोल, चौकोर, आपको पता है ना, रेखाओं के मिलने से ही आकार का निर्माण होता है। तो गोल, चौकोर, वृत्त, चतुर्भुज, घनाकार, वर्गाकार आदि बनते हैं। परंतु पुष्प सज्जा में रेखाएं एवं आकार अपने वास्तविक रूप में नहीं रह पाते। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने चौकोर देना अरेंजमेंट तो एकदम सीधा ऐसा फूल काटेंगे कि जो स्क्वायर का निर्माण करे, नहीं, थोड़ा इधर हो सकता है, थोड़ा इधर होता है, लेकिन अगर आपकी आंखें उस चीज़ को फील करो तो उसमें वो होता है ना, चतुर्भुज का फीलिंग आनी चाहिए। तो वही चीज़ करें कि एकदम एक्यूरेट नहीं बन सकती, एकदम वास्तविक चतुर्भुज नहीं बन सकती, वास्तविक वृत्त नहीं बन सकती, वास्तविक घनाकार जो क्यूब नहीं बन सकता। तो वही चीज़ इसलिए संशोधन करना जरूरी हो जाता है। पुष्प सज्जा में प्रयुक्त किए जाने वाले रेखा एवं आकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि चयन किए गए फूल, टहनियाँ, कलियाँ, पत्तियों का रंग, रूप, बनावट किस तरह के हैं। ये फूलदान पर किस तरह से रेखीय बनावट देते हैं। पुष्प विन्यास करते समय यदि प्रकृति से संदेश ले तो सज्जा ज़्यादा सुंदर व आकर्षक दिखेगी। उदाहरण के लिए एक गुलाब या गुड़हल के पौधे का अवलोकन करें, मतलब ध्यान दें, उसको देखें। हम पाते हैं कि इसका आधार भाग क्या होता है, मोटा एवं भारी होता है। कहने का मतलब आप क्या करें, प्रकृति की चीज़ों से सीखें कि कैसे किया जाता है। तो प्रकृति ने नीचे का आधार मोटा बनाया, शाखाएं निकाली हैं, उनको क्या किया, पतली किया है। टहनियों पे क्या करते हैं, फूल और कलियां लगती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब नियम है। देखो कहते हैं ना, रेखा का, आकार का, खाली स्थान का, रंग का, बनावट का, ये सब कला के तत्वों का क्या है, प्रयोग करके, प्रकृति इन तत्वों का प्रयोग करके, सोचिए हमें चीज़ें बना के दे रही, तो वही कह रहे हैं आप प्रकृति से सीखो।
तो वही कह रहे हैं कि क्या होता है, आधार मोटा एवं भारी होता है, तने से शाखाएं एवं शाखाओं से पत्तियां निकलती हैं, इन्हीं शाखाओं, टहनियों एवं फूल एवं कलियां खिलती हैं। यदि इसी सिद्धांत का पालन करते समय पुष्प सज्जा में भी करें तो शायद ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। यदि फूलदान को पौधों का आधार बेस माना जिसमें शाखाएं निकल रही हैं, ये शाखाएं आगे चलकर फैल कर सिरों पर जाकर पतली हो जाती हैं, पतली होकर छितरा जाती है, देखा था ना, फैल जाती हैं पौधे। यदि यही सिद्धांत पालन किया जाए तो सुंदर दिखे। यदि फूलदान को पौधों का आधार मान लिया जाए, उसमें से पत्तियां, सिरों को निकाल दिया जाए, कैसे कैसे जैसे आपने प्रकृति में देखा था वही चीज़ों को अरेंज करने का एक तरीका बता रहे हैं। और देखिए, लंबी चटकदार टहनियों से प्रबलता का भाव उजागर होता है, मतलब बल का भाव आता है। जो लंबी टहनी होती है और चटक होती है, चटक फूल उसमें हो, ठीक है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लंबी टहनियाँ किसका भास कराती हैं, तो प्रबलता का भाव देती हैं। जो मध्यम टहनियाँ होती हैं वो सुंदरता एवं आनंदिकता का भाव देती हैं, और अंतिम सिरे की फूल, कली व टहनियाँ कोमलता का भाव देती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि लंबी टहनियाँ किस चीज़ का आपको भाव देती हैं, तो वो किसका देती हैं, प्रबलता का भाव देती हैं। मध्यम टहनियाँ वो क्या होती है, सुंदर लगती है, आनंदित का भाव देती है, मतलब आनंददायकता प्रकट करती है। जो अंतिम सिरे की टहनियाँ हैं वो क्या करती है, कोमलता का भाव देती है, क्योंकि पतली होती है ना अंतिम सिरे की फूल व कली टहनी, क्या होती है, वो पतली सी होती है, नाजुक सी। नेक्स्ट है बनावट, टेक्सचर। पुष्प विन्यास करते समय फूलदान एवं फूलों को की बनावट पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। फूलों, पत्तियों, टहनियों व फूलदानों की रचना उनकी बाहरी सतह पर निर्भर करती है। फूलों से विविध भाव दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे कोमल, कठोर, मखमली, खुरदरी, भारी आदि। जैसे आपने कहा ना, गुलाब का फूल नाजुक लगता है, डहलिया का फूल क्या होता है, सख्त लगता है, कठोर लगता है। तो क्या हुआ, वो भी तो, उसके भी तो पेटल ही है, मतलब कली है, जो फ्लावर पेटल होते हैं उसमें भी वही है, उसमें भी वही है। तो हमको अंतर क्यों लगता है, क्योंकि उनके टेक्सचर, जो उनकी बनावट है, जो उनका पोत है, वो हमें क्या होता है, किसी को कोमलता का अनुभव कराता है और कोई क्या होता है, कठोरता का अनुभव कराता है, ठीक है। जैसे खुरदुरी चीज़ें क्या होती हैं, हमें किस चीज़ का अनुभव कराती हैं, तो खुरदुरी चीज़ें क्या होती है, हमें कठोरता का अनुभव कराती हैं। जो पतली, चमकदार, जो जिसमें परावर्तन ज़्यादा होता है, वो क्या करती है, तो वो हमको मतलब मुलायमत, कोमलता का अनुभव कराती हैं। फूलों से विविध भाव दृष्टिगोचर होते हैं, कोमल, कठोर, मखमली, खुरदुरी, भारी आदि। कुछ फूल मखमल से कोमल होने का एहसास करते हैं, जैसे स्वीट पीज, गुलाब, पैंजी, फ्लॉक्स आदि। ये सब क्या करते हैं, सॉफ्ट फूल फ्लावर्स के अंदर आते हैं। ये अधिक नाजुक और चिकनी सतह वाले होते हैं। यदि पुष्प विन्यास इन कोमल फूलों से की जानी है तो इसके लिए हल्की कांच की पतली चिकनी सतह वाले पॉट का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इनसे फूल एवं फूलदान की बनावट में एकता का भाव उत्पन्न होता है। जैसे कहने का मतलब है कि एकता की ज़रूरत है। आपने देखा था रेखा और आकार का प्रयोग क्यों कहते हैं, तो एकता का भाव लाने के लिए। इसीलिए बनावट को भी ध्यान में रख के पॉट का उपयोग क्यों करते हैं, एकता का भाव लाने के लिए, ठीक है। कठोर एवं भारी फूल के भाव देने वाले फूलों के लिए खुरदरी बनावट वाला बड़ा फूलदान ही शोभता है। जो खुरदरी टेक्सचर वाले, जो मतलब जैसे जैसे रोज़ की तरह सॉफ्ट नहीं लगते, पैंजी की तरह सॉफ्ट नहीं लगते, स्वीट पीस की तरह सॉफ्ट नहीं लगते, उनके लिए क्या करना होता है, उनके लिए बड़े फूलदान का प्रयोग करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, आपने पीछे पढ़ा था, धातु के फूलदान का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ध्यान रहे, फूलों एवं फूलदान के बीच बनावट का आभास विपरीत होने पर पुष्प सज्जा एवं सुंदरता आकर्षण क्या होती है, कम हो जाती। मतलब जैसा फूल उसी के अकॉर्डिंग जिसमें अरेंज करना है, जो फूलदान है, जिसे आप फ्लावर पार्ट कहते हैं, उसका भी उपयोग करना चाहिए। अगर आपके जो फूल हैं, जो टहनियाँ हैं, वो कोमल भाव दे रही हैं, तो जो आप फ्लावर पॉट का उपयोग कर रहे हैं वो भी नाजुक कोमल सा भाव देना चाहिए। अगर इसकी कमी होगी तो आपका जो फ्लावर अरेंजमेंट, पुष्प विन्यास आपने किया है, वो क्या होगा, आप उतनी सुंदर या आकर्षण नहीं दिखेंगी। नेक्स्ट दिया है रंग। कमरे के रंग एवं सजावट को ध्यान में रखते हुए फूलों एवं फूलदानों के रंग का चयन किया जाना चाहिए। फूलों के रंग कमरे के रंग से मेल खाते हुए होने चाहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो फूल के रंग होते हैं, जैसे ये हमारा कमरा पिंक कलर का रंगा हुआ है, तो हम यहाँ जो फूल उपयोग करेंगे वो उस पिंक कलर से मिलता जुलता ही कलर का फूल उपयोग करेंगे, ठीक है।
अब फूलों के रंग कमरे के रंग से मेल खाते होने चाहिए। यदि कमरा बहुत ही हल्के रंग से सजाया गया है तो उसे चटक रंगों के फूलों से सजाना चाहिए। कहने का मतलब ये लाइट पिंक अगर रूम कलर है तो डार्क पिंक कलर के फूल का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जो फूल है उसे क्या होता है, मेल खाता हुआ ही होना चाहिए। इससे कमरे में नीरसता एवं बोरियत दूर हो जाती है। इसके विपरीत यदि कमरा गहरे रंग से सजाया गया है तो हल्के रंग या श्वेत रंग के फूल कमरे की शोभा में चार चांद लगाते नजर आते हैं। पुष्प विन्यास में एक ही रंग के फूलों की अपेक्षा कई रंग के फूल ज़्यादा शोभते हैं। देखिए अभी ऊपर ये दे रहा था कि एक ही रंग के फूल का मतलब दिया था ना, एक ही रंग फूलों के रंग कमरे के रंग से मेल खाते होने चाहिए, और जस्ट नीचे लिखा कि पुष्प विन्यास में एक ही रंग के फूलों की अपेक्षा कई रंग फूल ज़्यादा शोभते हैं। देखिए दोनों में अंतर आप समझिए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जैसा आपका कमरा हो उस कमरे को ध्यान में रखते हुए अगर वो हल्का है तो उसी से मेल खाता हुआ डार्क कलर के फूलों का उपयोग करें, अगर डार्क है तो उसी से मेल खाता हुआ हल्के रंग का उपयोग करें। लेकिन पुष्प विन्यास का मतलब क्या है, आपने जहां उन फ्लावर का अरेंज किया उसमें अरेंजमेंट में आपको क्या होता है, अगर आप जैसे किसी फ्लावर में जैसे मान लो ये फ्लावर पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये फ्लावर पार्ट, इसमें मैंने रेड रेड रोज सारे रेड भर दिए, ना पत्तियां डाली ना कुछ डाली, तो क्या ये सुंदर लगेगा? कभी भी सुंदर नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसी में रेड, इसमें क्या होता है, लाल फूल लगा दिया, उसके साथ एक कॉम्बिनेशन में लाइट फूल पीला, आपने पढ़ा था ना रंगों वाला चैप्टर, जब कंट्रास्ट कलर आता है तो चीज़ें क्या होती है ज़्यादा, हमें क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला पढ़ा था ना आपने, जिसमें क्या होता है पूरक रंग का उपयोग करने से चीज़ें हमें क्या करती है, आकर्षित करती हैं, चटक लगती हैं। वही चीज़ फूल पुष्प विन्यास में भी है। जैसे आपने लाल रंग का फूल लिया तो हरी रंग की पत्ती है, लाल फूल के साथ एक पीला फूल लगा लीजिए, लिखा हुआ भी आगे कि 2 या 3 फूलों से ज़्यादा फूलों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आंखें क्या है, जो आकर्षण होता है वो केंद्र खत्म हो जाएगा। तो वही चीज़ का कमरे के रंग में सजावट को ध्यान में रखते हुए फूलों एवं फूलदानों के रंग का प्रयोग मैं ऐसी बता दी थी। यहाँ पे आती है पुष्प विन्यास में कई रंग के फूलों की अपेक्षा कई रंग के फूल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, परंतु इनकी संख्या भी 3 से ज़्यादा, 2 या 3 अगर ऑप्शन है तो 2 या 3 लगेगा, 3 या 4 है तो ये लगा देना। इनकी संख्या 3 से 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुत अधिक रंगों के फूलों से क्या होता है, भीड़ भाव का भाव आता है। यदि पुष्प विन्यास 3 रंगों में की जानी है तो एक रंग सबसे अधिक मात्रा में, दूसरा उससे कम, तीसरा सबसे कम मात्रा में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है कि हल्के रंग प्राकृतिक प्रकाश में अधिक शोभते हैं, चटक रंग कृत्रिम प्रकाश में खिल उठते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हल्के रंग के जो फूल होते हैं वो किस लाइट में अच्छे लगते हैं, तो आप बोलना जो नेचुरल लाइट होती है ना उस लाइट में जो प्राकृतिक फूल होते हैं या हल्के रंग के फूल होते हैं वो सुंदर लगते हैं। और जो चटक रंग के फूल होते हैं वो कब बच्चों, कृत्रिम आर्टिफिशियल, जैसे बल्ब जल रहा हो, बड़े बड़े लाइट जल रही हो, जो बड़े बड़े जो ये आजकल लाइट से लगती हैं शादी वगैरह में, उनके सामने कैसे फूल अच्छे लगेंगे। तो जो चटक रंग के फूल होंगे ना, कृत्रिम फूल, देखिए जैसे शादियों में रात में जब ये मंडप सजते हैं, जयमाल का स्टेज सजता, तो क्या होता है वो आर्टिफिशियल फूल ही लगे होते हैं ना, आर्टिफिशियल फूल के पास डार्क फूल, लेकिन कैसे मतलब नेचुरल फूल भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो फूल कैसे होते हैं, लाइट कलर के नहीं होते, डार्क कलर के फूल क्या होते हैं, कृत्रिम लाइट में सुंदर लगेंगे, और जो लाइट कलर के फूल होंगे वो नेचुरल लाइट में अच्छे लगेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। पुष्प विन्यास में ठंडे रंगों के भाव को प्रकट करने वाले फूलों को एक साथ, पुष्प विन्यास में जो ठंडे रंग होते हैं, जो ठंडे रंग के भाव प्रकट करते हैं उनको एक साथ, और गर्म रंग के जो भाव होते हैं उनको एक साथ रखना चाहिए, ठीक है। जो ठंडा भाव देते हो जो फूल उनको एक साथ, जो गर्म फूल, जो गर्म मतलब गर्म हॉट रंग होते हैं, कलर के भाव दे, उन्हें एक साथ रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगी, हार्मनी, अनुरूपता होती है। ये एकता के भाव को प्रदर्शित करते हैं। लाल पीला, पीला हरा, बादामी सिंदूरी, नारंगी नारंगी लाल आदि कैसे गर्म रंग है। लाल रंग, पीला हरा रंग, आपको मैं बताई थी ना, जो दाएं साइड में क्या होता है वो जो होता है ठंडे रंग में आता है, जो बाएं साइड में होता है वो क्या होता है, तो गर्म रंग में आता है। तो लाल पीला हरा ये सब क्या है, ये बाएं साइड में आएगा। सिंदूरी, नारंगी, लाल नारंगी, ये सब क्या है, गर्म रंग है। तो अगर आपको जैसे पुष्प विन्यास करना है तो गर्म रंग को एक साथ रखो, ठंडे रंग को एक साथ रखो, इससे क्या होगी, अनुरूपता आएगी, मतलब हार्मनी का भाव पैदा होगा, ठीक है। इनका प्रयोग एक साथ करना चाहिए। ठंडे रंगों में नीला हरा बैगनी, नीला बैगनी, हरा बैगनी, गुलाबी, भूरा आदि, सफ़ेद आदि कैसे आते हैं। इन रंगों वाले फूलों का प्रयोग एक साथ करना चाहिए। देखिए इसमें सफ़ेद को और भूरा को हल्के रंग में रख दिया, लेकिन वैसे क्या है, ये तटस्थ कलर है, ये उदासीन कलर है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पुष्प विन्यास करते समय निम्न रंग योजनाओं को ध्यान में रखना चाहिए।
एक नंबर पे क्या है, एक रंगी योजना। पुष्प विन्यास करते समय निम्न रंग योजना, ये रंग की योजनाएं चल रही। एक रंगी, मोनोक्रोमेटिक, आपने आगे पढ़ा था ना, एनालॉगस, मोनो। ये जो रंग है, ये देखिए ये क्या है, आप बस इसको डिजाइन, जो आप कला के रंग में देखो, आपने ये पढ़ा था ना रंग कितने तरह के होते हैं। तो जो एक सिमिलर कलर थे, एक कंट्रास्ट कलर थे। सिमिलर में क्या था, एक था जिसे मोनोक्रोमेटिक एक रंगी कह रहे थे, दूसरा क्या था एनालॉगस मतलब समीपवर्ती रंग। कंट्रास्ट में आपने क्या देखा था, तो कंट्रास्ट में आपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखा था, पूरक कलर देखा था, डबल पूरक कलर देखा था, स्प्लिट कलर देखा था, ट्रायड कलर देखा था ना, ये सब चीजें। तो वही चीज है, ये रंग का प्रयोग करा। तो एक रंगी योजना, एक रंगी योजना के अनुसार ही एक ही प्रमुख रंग के विभिन्न शेड एवं टिंट को लेकर पुष्प विन्यास किया था। आपने एक रंगी योजना पढ़ी थी ना सिमिलर कलर स्कीम में, जो रंग योजना आपने देखी थी, दो तरह की थी। एक गरम, एक जो एक सिमिलर थी, समान सिंपल थी, सिमिलर जिसे कहते हैं। दूसरी क्या थी, कंट्रास्ट थी। तो ये सिमिलर का है, जिसमें क्या होता है एक ही रंग के टिंट और शेड, मतलब टिंट का मतलब हल्का, शेड का मतलब गाढ़ा। तो एक रंगी योजना में एक ही रंग का हल्के से गाढ़े फूल का अरेंज करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, समीपवर्ती रंग योजना। आपने देखी ये सब चीजें सारी पढ़ चुकी है कलर चैप्टर में। नेक्स्ट है समीपवर्ती रंग योजना, एनालॉगस कलर स्कीम। तो इस प्रकार के रंग योजना के अनुसार पुष्प विन्यास करते समय उन रंगों के फूलों को चुना जाता है जो रंग चक्र में समीप होते। जैसे लाल रंग के समीप क्या था, और डार्क ऑरेंज के समीप में क्या था, ऑरेंज के समीप में क्या था, येलो के समीप में क्या था, लाइट येलो, ऐसा था ना। तो ये एक रंगी योजना हो गई, समीपवर्ती रंग योजना, क्योंकि लाल का पड़ोसी कौन है, ऑरेंज है, ये पड़ोसी हो गए। और लेकिन आपने जो एनालॉगस पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, एक ही रंग, लाल का हल्का, लाल का गाढ़ा, बस ये लेना, उसका टिंट और उसका सेट। तो आप ये क्या पढ़ रहे हैं, समीपवर्ती। तो इसमें क्या है, बस पड़ोसी लोगों को जानना है। तो इसमें देखिए, यदि पुष्प सज्जा हेतु लाल रंग चुना है तो उसके पास रंग लाल, नारंगी, लाल बैगनी, देखिए ये चीज़ मैं आपको बताई ना, ऐसे रंगों का उपयोग करेंगे। विपरीत रंग योजना जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम थी, ये किसके अंतर्गत आती थी, एक कंट्रास्ट कलर में आती थी। आपने ये चीज़ को ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, फिर आपने देखा था डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, ट्रायड कलर स्कीम, ये सब देखा था। आपने स्प्लिट कलर स्कीम देखा था। ये सब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, ये जैसे इधर लाल इधर पीला था, तो इसके नीचे क्या था, बैगनी था, मतलब एकदम पूरक रंग, गाढ़े का हल्का। तो वही चीज़ है कि पुष्प विन्यास यदि विपरीत रंग योजना को ध्यान में रखकर की जाएगी तो रंग चक्र में स्थित विपरीत रंगों के फूलों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे पीला है तो बैगनी, लाल है तो हरा, नारंगी है तो नीला। मैं आपको कलर स्कीम बहुत अच्छे से समझाई थी, कलर वाला चैप्टर। अगर आप उसको ध्यान से देखे होंगे, अगर आप उसको नहीं देखे तो जाके उसको आप देखना। अगर आप उसको देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएगी। बच्चे, मैं उस चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर की थी। मेरे पास, मैंने प्रांग का एक बुक का चैप्टर के पीछे देखा था, प्रांग का वो विल दिया था, तो मैं उसको लाके आपको समझाई थी। तो इसलिए आप उस चीज़ को देखना, उस चैप्टर को। तो आकर्षण एवं विविधता प्रदान करने वाली थी। यह रंग व्यवस्था क्या होती है, जो विपरीत रंग व्यवस्था होती है, कैसी ज़्यादा सुंदर लगती, अच्छी लगेगी। जैसे एक रंग का लाइट और डार्क ले लेंगे वो तो चलो ठीक है, क्योंकि ये व्यवस्था की बात की, एक रंगी व्यवस्था वैसी होती, वो उतना सुंदर नहीं लगेंगे। जैसे लाल के साथ हरा, पीले के साथ बैगनी, ऐसे फूल लोग, ये क्या करते हैं, हमारे आंखों को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो जो चीज़ हमें आकर्षित करेगी वो उतनी ही सुंदर लगेगी। एक रंग की प्रधानता, वन डोमिनेटिंग कलर। पुष्प विन्यास में एक रंगी योजना को छोड़कर एक रंग की प्रधानता होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है, एक रंगी योजना को हटा दे रहा है। कहने का मतलब इसका किसी एक रंग की प्रधानता होनी चाहिए, जो क्या हो, सबसे चटक दिखे, हमारी आंखों को दिखे। ये एक रंगी की बात नहीं करा, आपने एक रंगी में देखा था कि उसी का टिंट और सेंट उपयोग हो रहा था। टिंट और सेंट, इसमें क्या कह रहा है, किसी एक रंग की प्रधानता का मतलब, अगर वो जो पॉट्स है, फूल मतलब फ्लावर जहाँ अरेंज करना है, जो आपके पास वॉश है जिसमें फूल लगाना है, उसमें किसी एक रंग की क्या, पैसे लाल अगर फूल डाले तो उसमें एक लाल गुलाब की क्या प्रधानता हो, मतलब उस ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करे। और वह रंग सबसे अधिक तीव्र, चटकीले एवं चमकीला होना चाहिए। देख रहे हैं, वो रंग जिसमें एक रंग की प्रधानता हो वो सबसे अधिक चमकीले, चटक होने चाहिए। यदि पुष्प सज्जा लाल, पीले, नीले रंगों के फूलों से की जानी है तो लाल रंग के फूलों की प्रधानता होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है, ये एक रंग की प्रधानता मतलब वन डोमिनेटिंग नेचर होता है। मतलब कहने का मतलब डोमिनेटिंग नेचर आप समझते हैं, प्रभाविता का नियम आपने पढ़ा है ना, जिसमें क्या होता है, एक पक्ष क्या होता है, प्रभावी होता है, दूसरा क्या होता है,
कि हार मान लेता है। नीडे वाले नियम में आपने देखा था, नीडे वाले चैप्टर में प्रभाविता का नियम था, उसमें कहने का मतलब फॉलेट ने जो बताया था उसमें था ना, उसमें यही था कि एक इंसान क्या होता, प्रभावी होता, दूसरा स्वेच्छा से समर्पण कर देता है। तो वही कहने का मतलब कि इसमें एक रंग, अगर आपने लाल पीले नीले कई रंगों का प्रयोग किया है, लेकिन उसमें क्या एक रंग क्या हो, प्रधान हो, जो हमारी आंखों को दिखे, चटक लगे और सबसे चमकीला हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुष्प विन्यास में कला के सिद्धांतों का प्रयोग। आपने क्या यहाँ पे देखा, आप यहाँ पे देखिए 3 चीज प्रयोग कर रहे थे। एक रेखा आपने प्रयोग किया, तत्व की मैं बात कर रही हूँ, एक रेखा आपने प्रयोग किया, एक आपने आकार प्रयोग किया, आपने तत्वों में से एक बनावट का प्रयोग किया और एक रंग का प्रयोग किया। मतलब 7 तत्व में से 4 का आपने इसमें तत्वों का प्रयोग किया, किसमें, पुष्प विन्यास में। अब नेक्स्ट नंबर आता है सिद्धांत का। तो देखिए आप कौन कौन से सिद्धांतों का इसमें प्रयोग करेंगे। तो आपने सिद्धांत जानते हैं ना, क्या होता है, प्रपोर्शन, इनफैसिस, रिदम, हार्मनी, और क्या होता है, एक और कुछ होता है, प्रपोर्शन होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या कहते हैं, कला के सिद्धांतों का प्रयोग। तो कला के तत्वों की भांति कला के सिद्धांतों का प्रयोग भी पुष्प सज्जा में किया जाना चाहिए। कला के सिद्धांतों के समावेश से पुष्प विन्यास में क्या आती है, संपूर्णता एवं भव्यता, कंप्लीटनेस एंड एक्सप्रेसिवनेस, मतलब एक्सप्रेस करने का वो चीज़ ना, भाव प्रकट होने लगता है, वो चीज़ें दिखने लगती हैं, किसके प्रयोग से, सिद्धांतों के प्रयोग से। ऐसे देख लीजिए आप, बहुत लोग की शादी का स्टेज बनता है, लेकिन किसी किसी की, अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिकल मैं बता रही हूँ एग्जांपल के तौर, कहीं पे आप जाकर सज्जा बड़ी अच्छी हुई थी, वहाँ पे शादी में गए थे, वहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ था। तो डेकोरेशन में क्या अच्छा होता है, फ्लावर का प्रयोग वो कहीं और भी करते, फ्लावर का प्रयोग वहाँ भी किए, लेकिन नहीं, वहाँ पे क्या होता है, कला के सिद्धांतों, कला के तत्वों को ध्यान में रखते हुए पुष्प का क्या अरेंज किया गया, मंडप उस हिसाब से बनाया गया, कंट्रास्ट कलर का उपयोग किया गया, किसी एक चमकीले कलर को रख लिया गया, जिसमें किसी एक कलर डोमिनेटिंग कलर हो गया, उसकी प्रधानता हो गई। तो यही सब चीज़ों, उससे क्या होता है, वो चीज़ें एक्सप्रेस खुल करके दिखती हैं हमें। पुष्प विन्यास में कला के मुख्य इन 3 सिद्धांतों का, देखिए 4 तत्वों का प्रयोग किया गया था, एक रेखा, एक आकार, एक बनावट जिसे टेक्सचर कहते हैं, पोत भी कहते हैं, और कलर, 4 तत्वों का प्रयोग किया गया था। और देखिए 3 सिद्धांत का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें एक रिदम का प्रयोग किया जा रहा है, दूसरा किसका है, रेडिएटिंग रिदम इसी में लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है तिरछी लय जिसे डायगोनल रिदम कहते हैं, और नेक्स्ट क्या दे रहा है, प्रपोर्शन कह रहा है। ठीक है, नहीं, एक देखिए जिसमें कहने का मतलब एक लय हो गया, रिदम जिसे कहते, तो उसके अंदर ये टाइप दे दिया, इसमें इन्होंने पॉइंट नहीं बनाया 1 2 करके, लेकिन ये इसके टाइप है, वक्राकार लय, तो कर्व वाली रिदम, रेडिएटिंग रिदम, डायगोनल रिदम, ये सब इसके। फिर इन्होंने क्या, फिर प्रपोर्शन, ये अलग है, ये तीनों इसके अंदर है, मतलब नंबर दे दिया, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो एक आप इसे रखना, दूसरा आप इसे रखना, अनुपात जिसे प्रपोर्शन कहते हैं, तीसरा आप रखना बल जिसे इम्फेसिस कहते हैं, नेक्स्ट संतुलन, ये सब मेन है, लेकिन ये मेन नहीं है जो ये सब टाइप दिए हैं, ये सब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये सब इसके अंदर है। तो लय की बात करते हैं, पुष्प सज्जा करते समय लय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लय का अर्थ है एक समान गति। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में आती है जो हमें लगता है हमने तो पढ़ा था लेकिन भूल कैसे गए। तो लय का मतलब क्या होता है, एक समान गति में, जैसे लहरें, देखिए जब नदी में लहरें, तालाब में किसी आप कंकड़ मारोगे, कहीं पानी अगर इकट्ठा है तो उसमें एक वेव स्टार्ट होती है, एक लहर, जो क्या होता है एक के बाद एक आती है, तो क्या आती है, हमें अच्छी लगती है आंखों को। तो वही चीज़ कहा गया कि क्या होनी चाहिए, लय होना चाहिए। जो आप पुष्प विन्यास कर रहे हैं, पुष्प सज्जा कर रहे हैं, उसमें लय होना चाहिए। और लय का मतलब क्या है, एक समान गति दिखनी चाहिए, अर्थात है दृष्टि आंखों को निरंतरता का मतलब आभास कराए। मतलब होता है ना, लय का मतलब ये होता है कि आपकी आंखें रुकती नहीं है, आंखें चलती जाती हैं। लेकिन वही कहने का मतलब अगर यही पुष्प विन्यास में होगा तो आपकी आंखें से लहरों पे क्या होता है, आंखें टिकती नहीं है कहीं जाके, वो आंखें भी उस गति के साथ चलती हैं। अगर लय नहीं होगा तो क्या होगा, उस पर आंखों में निरंतरता का आभास नहीं होगा, आंखें जाके कहीं पर टिक जाएंगी, रुक जाएंगी। यथार्थ में लय से तात्पर्य उन रेखाओं, आकारों एवं रंगों की आवृत्ति से निर्मित उस मार्ग से है जिस पर हमारी आंखें अनायास ही यात्रा करती। देखिए यही चीज़ लिखा है, यात्रा करने का मतलब क्या होता है, चलना ही तो होता है। जैसे लहरें क्या होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ते 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 किनारे तक जाती हैं। तो वही चीज़ है कि हमारी आंखें कहीं जाके टिक न जाए, मतलब रुक न जाए ना, वो निरंतरता बनी रहे, वो क्या हो, चीज़ों को देखते रहे। मतलब इस अगर शुरू से देखना स्टार्ट किए तो लास्ट तक उनका देखने का मन करे, मतलब उस पर क्या हो, सुंदर लगे, कहने का सब कुछ मिला के वो हमें आकर्षक लगे, सुंदर लगे। ठीक है,
अब पुष्प विन्यास में 3 प्रकार के लय का प्रयोग किया था। देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पुष्प विन्यास में कितने प्रकार के रिदम का प्रयोग किया था, तो 3 रिदम का। एक कौन सा, जो वक्राकार होती है जिसे कर्व लाइन कहते हैं। दूसरा क्या होती है, विकिरण होती है। विकिरण का मतलब क्या है, रेज, जो रेज आती है ना, रेडिएशन। जैसे देखिए एक चीज बता रहे, जैसे सूर्य हम बनाते हैं सन, हम बच्चे जब छोटे, हम लोग छोटे थे तो सन ऐसे बनाते थे ना, ऐसे ऐसे बनाते थे ना, तो ये लंबी रेज हो गई, एक छोटी रेज निकालते थे क्या, एक बस एक हम एक ऐसे ही बनाते थे, लेकिन इसमें भी भाव है। एक लंबी लाइन हो गई तो ये लंबी किरण हो गई, ये छोटी किरण हो गई, ये छोटी किरण है तो ये लंबी किरण हो गई। तो इसे ही क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। विकिरण किससे संबंधित। तीसरा क्या है, तिरछी लय, जिसे डायगोनल रिदम कहते हैं। तो मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। वक्राकार रिदम किसे कहते हैं, तो इस प्रकार के लय में आंखें एक स्थान से चलती हुई संपूर्ण व्यवस्था से होकर गुजरती हैं। जैसे देखिए वक्र का मतलब क्या होता है, कर्व कहते हैं। वक्र का मतलब होता है कर्व, मतलब यहाँ से शुरू हुई हुई तो जाके यहीं पे खत्म हुई। लेकिन अगर आप कहीं पे, आपने पढ़ा है ना सरलीकरण का नियम, तो उसमें देखा है ना कि त्रिभुज को क्या कह दिया, रुकावट कह दिया। त्रिभुज को रुकावट को त्रिभुज से डिनोट करते हैं ना, किसी गति में रुकावट। जैसे आपने यहाँ चला, यहाँ है तो आप रुक गए, फिर आपको यहाँ से यहाँ बढ़ने में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। लेकिन कर्व में कहीं रुकावट है, कहीं नहीं है। देखिए यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक खत्म कर दिया। पर ट्रायंगल में क्या है, देखिए रुकावट है, यहाँ क्या है तो यहाँ रुकावट है, यहाँ से यहाँ रुकावट है, यहाँ से यहाँ रुकावट है। तो ये गति में क्या है, रुकावट है। लेकिन देखिए वक्र में कहीं रुकावट नहीं, कहीं कोई पॉइंट है जहाँ आप रुक रहे, नहीं। तो इसीलिए क्या किया गया, वक्राकार लय मतलब कर्व लाइन का प्रयोग किया था। किसमें, पुष्प विन्यास में। नेक्स्ट है विकिरण संबंधी लय। इस प्रकार की पुष्प सज्जा में टहनियाँ एक ही बिंदु से निकलती हैं तथा विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। जैसे आपको मैंने ये चीज़ बताया, जैसे देखो ये सूर्य का प्रकाश जब हुआ, जैसे कहने का मतलब सूर्य यहाँ से उगना शुरू हुआ, सूर्य तो बस उगा, उससे क्या हुई, रेज निकलना शुरू होती हैं और धीरे धीरे ये क्या है, फैलने का हमको आभास करा रहा है। आप बना रहे हो तो इसका क्या है कि ये क्या है, किरणें जो हैं, प्रकाश जो है चारों तरफ फैल गया है। यही क्या है, यही विकिरण का नियम होता है कि इसमें क्या होता है, फैलने का। इसमें क्या हो कि एक बिंदु से निकली विभिन्न दिशाओं में क्या हो, फैलने का। पुष्प सज्जा में क्या हो, फैलने का, विकिरण का आभास हो हमको। ठीक है, इसका उपयोग विशेषकर गोलाकार एवं त्रिभुजाकार रचनाओं में। जैसे गोल क्या है, सूर्य क्या है, गोल ही होता है ना, उसकी प्रकाश क्या होती है, चारों तरफ फैलती है। आप यहीं से इसको बेटा मतलब एक रिलेट कर लेना, आपको चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। तो इसमें क्या होता है, गोल, जैसे सन गोल है तो वो भी क्या होता है, विकिरण उसकी फैलती हैं। तो आप समझ जाना। तो इसमें क्या चीज़ होना चाहिए, तो इसमें ये रेखाएं प्रयोग की जानी चाहिए जिसमें क्या बिंदु, इस प्रकार की पुष्प सज्जा में टहनियाँ एक ही बिंदु से निकलती हैं तथा विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इसका उपयोग विशेषकर गोलाकार और त्रिभुजाकार रचनाओं में किया जाता है, जहां रेखाएं एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में छूटती हैं। जैसे आपको भी मैं सन बना के सूरज दिखाई ना, उसकी विकिरण फैल रही थी। नेक्स्ट है तिरछी लय, जिसे डायगोनल रिदम कहते हैं। पुष्प विन्यास में प्रयोग की जाने वाली यह सर्वाधिक उपयोगी एवं लोकप्रिय सक्रिय लय है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस रिदम का जो है पुष्प विन्यास में एक लय के किस भाग का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कौन से लय का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो आप क्या बताएंगे, जो तिरछी लय होती है ना, जो डायगोनल रिदम होता है, उसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। देखिए तिरछी है ना, देखते हैं आप पुष्प विन्यास ऐसे ही किया जाता है, टेढ़ा मेढ़ा, कभी स्ट्रेट नहीं होता, ज़्यादा ऐसे ही आपको देखने को मिलता है। इससे सज्जा में गतिशीलता का भाव उत्पन्न हो जाता है। पुष्प सज्जा में प्रमुख रेखा को तिरछा बनाकर गति उत्पन्न की जाती है। जो मुख्य होती है, जो मुख्य टहनी होगी, उसको क्या होगा, थोड़ा सा तिरछा करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर तिरछा तिरछा करते हुए गति उत्पन्न कर देंगे तथा सीधा करके स्थिरता प्रदान की जाती है। जब प्रमुख रेखा एक ही दिशा में तिरछा होकर गति उत्पन्न करती है, तब छोटी रेखाएं विपरीत दिशा में तिरछा जाकर गति को क्या करती है, रोकती हैं। नेक्स्ट क्या आता है, अनुपात आता है। अनुपात के बाद आपका क्या आएगा, बल और संतुलन। यहाँ तक मैं आपको बता दूंगी, फिर आपको मैं यहाँ से कल बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा और बचा है। एक ही दिन सारा बता दूंगी तो क्या हो जाएगा ना कि वो आपको ओवर हो जाएगा। और बहुत लोग तो चीज़ें पढ़ लिए होंगे, जिनका मन होगा तो रिवाइज कर लेंगे। जो बिगिनर होंगे उनको भी एक दिन में ज़्यादा बता देंगे तो वो भूल जाएंगे। तो नेक्स्ट आता है अनुपात। पुष्प विन्यास करते समय अनुपात पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अनुपात के संबंध, अनुपात ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। मैं डिज़ाइन जब पढ़ाऊंगी उसके तत्व तो आपको मैं ये चीज़ बताऊंगी सिद्धांतों में कि जो अनुपात होता है उसे संबंधों का नियम भी कहते हैं। और इसी से क्वेश्चन आया एक बार, संबंध का नियम किसे कहते हैं, तो अनुपात को संबंधों का नियम भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रपोर्शन को क्या कहते हैं, संबंधों का नियम या लॉ ऑफ रिलेशन भी कहा जाता है। अतः पुष्प सज्जा में फूलदान का फूलों से फूलों का आपस में एक दूसरे से क्या होता है, संबंध होता है। खुले एवं चौड़े स्थान में बड़ी पुष्प व्यवस्था शोभती है। खुले एवं चौड़े स्थान में बड़े फ्लावर अरेंजमेंट करना चाहिए। मेज पर छोटे चौकोर या गोल पुष्प सज्जा फबती है। मेज पर
मेज पर जैसे आप टेबल है कहीं रखे, वहाँ पे छोटा, चौकोर और गोल उस टाइप का फ्लावर अरेंज करना चाहिए। छोटे एवं तंग स्थान में छोटी पुष्प सज्जा अच्छी लगती है। पात्र की लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए पात्र की लंबाई की चौड़ाई को जोड़ लेना चाहिए। उसका पात्र की जितनी लंबाई है उसका आधा और पात्र की चौड़ाई है उसका आधा, और ये दोनों करके पात्र की मतलब पुष्प सज्जा की जानी चाहिए। पात्र की लंबाई चौड़ाई से पुष्प सज्जा की लंबाई चौड़ाई 1.5 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है, 1.5 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप स्टार मार्क कर लेना कि क्या होनी चाहिए। तो पात्र की लंबाई चौड़ाई से पुष्प सज्जा की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 1.5 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कहने का है जितना पात्र लंबा है उसका आधा और जोड़ दो, और जितना पात्र चौड़ा है उसका आधा और जोड़ दो। ठीक है, यही का कहने का मतलब है 1.5 गुनी ज्यादा होनी चाहिए, तब चाहिए, तभी ये क्या होता है, अच्छा अनुपात, आकर्षक, सुंदर एवं मनोहारी लगता है। ठीक है, फिर है लंबे फूलदान में पुष्प व्यवस्था लंबी होनी चाहिए तथा सिरे पर जाकर पतली एवं सक्रिय होनी चाहिए। यही सब क्वेश्चन है, इन सबको आप ध्यान दे रहा। लंबी फूलदान में कैसी पुष्प व्यवस्था होनी चाहिए, तो आप बताएंगे जो लंबा फूलदान है, जहाँ जो वॉश है, जिसमें जो पॉट है फ्लावर वाला, अगर वो लंबा है तो उसमें लंबी व्यवस्था होनी चाहिए, और कैसे, ऊपर जाके सक्रिय हो जानी चाहिए। ठीक है, पतली हो जानी चाहिए कहने का मतलब है। नेक्स्ट आगे है, चौड़ी या मुथले फूलदान में फैली हुई क्षैतिजीय पुष्प व्यवस्था होनी चाहिए। चौरस पुष्प व्यवस्था में पात्र का 2 भाग पुष्प सामग्री से आच्छादित होना चाहिए, मतलब ढका होना चाहिए। फर्श पर रखी जाने वाली पुष्प व्यवस्था ऊंची होनी चाहिए। आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे लोग सोफा वगैरह लगाते हैं तो उसके बगल में जब ये वॉश रखते हैं तो काफ़ी ऊंची ऊंची साइज की, वो वास का कैसा शेप होता है, उसका शेप देखिए इस टाइप का होता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कहीं पे, तो आप देखना, नहीं तो आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो, तो आपको दिखेगा। तो कैसी पुष्प व्यवस्था होती, मतलब जो वॉश का प्रयोग करते हो कैसा होता है, काफ़ी ऊंचा होता है, जिसकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, लंबे लंबे जो होते हैं, जो फ्लोट वाले लंबे लंबे क्या होते हैं, टहनियाँ, कल जो भी डालना होता है सजाने के लिए वैसे अरेंज किए जाते हैं, पर उसकी पॉट्स की व्यवस्था ऐसी दिखती है, ऐसी और लंबी होती है काफ़ी, या ऐसी होती है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि चौड़ी होनी चाहिए। और नेक्स्ट आता है बल, जिसे इम्फेसिस कहते हैं। पुष्प विन्यास में बल उत्पन्न करने के लिए आकर्षण बिंदु पर सबसे मतलब बड़े आकर्षण चटकीले एवं विपरीत रंगों के फूल अधिक संख्या में रखे जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताई थी ना, बल कब उत्पन्न होता है, जब कोई चीज़ अलग, जैसे आप दे रहा था ना, एक बड़ा फूल, एक चटकीला फूल रख देंगे तो क्या होगा, उस वहाँ बल का अनुभव होगा। तो वही चीज़ है कि बल का अनुभव, बल का मतलब क्या होता है, जहाँ हमारी आंखों को ज़्यादा आकर्षण करे, जहाँ पे हमारी आंखें जाके टिक जाए, उसकी सुंदरता को देखने के लिए मजबूर हो जाए, वही क्या होता है, बल होता है। जैसे देख लीजिए आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल मैं स्टाइल की बात कर रही हूँ, फैशन की बात। जैसे आपने अगर साड़ी पहना है, अगर कान में हैवी रिंग डाला है, तो लोग बोलते हैं गले में हल्का डालो। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बल, आपके कान की जो बड़े बड़े ईयर रिंग आपने डाले हैं वो क्या आपकी आंखों में बल पैदा करेंगे, आपकी सुंदरता पे वहां पे बल पैदा करेंगे। आपने गले में अगर हैवी डाला है तो कान में हल्का डालना है। क्यों? ये क्या है, ये कला के सिद्धांत का ही प्रयोग किया गया है। जरा वो भी कौन सा सिद्धांत, जो बल है ना, इम्फेसिस, उसका यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है कि अगर आप तो बड़े ईयर रिंग डाले हो तो गले में हल्का डालोगे, अगर गले में भारी डाले हो तो कान में हल्का डालोगे। बैंगल अगर बहुत ज़्यादा करनी है तो एक हाथ में कर दो तो रिंग छोटी डालोगे, ऐसे डालते हैं ना। मेकअप बहुत डार्क किया है तो लाइट ड्रेस पहनोगे। तो ये सब क्या, क्यों ऐसा करते हैं, ये हमको बल का आभास कराते हैं। इम्फेसिस चीज़ों पे क्या होती है, हमारी आंखें टिकती हैं, सुंदरता हम देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वही कहने का मतलब, विपरीत रंगों के फूल अधिक संख्या में रखने से क्या होता है, स्थिरता प्रदान करने के लिए पत्तियां टहनियों को केंद्र बिंदु के आसपास ही व्यवस्थित करके लगाया जाता है। त्रिभुजाकार पुष्प विन्यास में पात्र के अंदर जहां दोनों रेखाएं आकर मिलती हैं वहीं आकर्षण बिंदु स्थापित किया जाना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। त्रिभुजाकार पुष्प व्यवस्था में क्या होना चाहिए, पात्र के अंदर जहां दोनों रेखाएं आकर मिलती हैं वहीं आकर्षण बिंदु स्थापित किया जाना चाहिए। केवल एक पुष्प की सहायता से पुष्प विन्यास में दबाव उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट सी बात है, वही कान का और गले वाला आप समझ लेना कि कोई एक चीज़ का अच्छा उपयोग करके आप क्या करते हो, वहाँ पे दबाव उत्पन्न कर सकते हो। अगर एक फूल का उपयोग करोगे तो वह क्या होगा, दबाव, ऑटोमेटिक इम्फेसिस की भावना या वो चीज़ आपका उभर के आने लगेगा, प्रभाव उत्पन्न होने लगेगा। परंतु इसके लिए आवश्यक कि वह फूल सबसे बड़ा, सुंदर, चटकीला एवं बनावट में एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न हो। फूलदान तथा पृष्ठभूमि को कम महत्व देकर भी पुष्प विन्यास में बल उत्पन्न किया जा सकता है। वही फैशन की बात है, जो अभी मैंने आपको बताया उसको आप रिलेट करना, वही, और इस तरह इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है संतुलन, जिसे बैलेंस कहते हैं। तो पुष्प सज्जा को सम्मोहक बनाने एवं सुंदर अलौकिक रूप प्रदान करने के लिए संतुलन पर बल दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने तो कह दिया बड़ा बड़ा कान में डाल लेंगे
और गले में नहीं डालेंगे तो मतलब अच्छा लगेगा फैशन में। लेकिन बड़े का मतलब वो भी नहीं कि 1-2 मीटर का हो, नहीं, उसमें भी क्या, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए कि आपके चेहरे के अकॉर्डिंग, आपके गला नेक लंबा है कि छोटा है, आपने ब्लाउज कैसे गले का डाला है, डीप डाला है कि बोट डाला है, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर तो बैलेंस आपके मतलब ईयर रिंग, आपके कपड़े, ड्रेस में क्या हम देखते हैं तो बैलेंस देखते हैं, लाइट कलर, डार्क कलर, लाइट मेकअप, डार्क मेकअप, ये सब क्या देखते हैं हम, संतुलन बना के, तब वो चीज़ें क्या होती है हमको सम्मोहक लगती हैं। वही क्या है कि पुष्प सज्जा को सम्मोहक बनाने एवं सुंदर अलौकिक रूप प्रदान करने के लिए संतुलन पर बल दिया जाना आवश्यक है। फूलदान में फूल को इस तरह से सजाना चाहिए ताकि उनमें संतुलन बना रहे तथा इसका एक हिस्सा दूसरे से अधिक भारी अथवा बोझ से लदा हुआ नहीं दिखे। ठीक है, संतुलन लाने के लिए सबसे बड़ा फूल तथा सबसे लंबी तना को फूलदान के केंद्र बिंदु से ऊपर की ओर रखना चाहिए, मतलब वो हमको दिखे, मतलब बैलेंस लगे चीज़ें। पुष्प सज्जा में औपचारिक संतुलन फॉर्मल बैलेंस लाने के लिए फूलदान के दोनों ओर एक रंग, रूप, आकार एवं भार के फूल पत्तियों, कलियों को सजाना चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक में यही अंतर होता है। अगर औपचारिक सज्जा की बात की जा रही है तो अगर ये बड़ा वॉश रखे हैं ना, तो अगर हम एक मान लीजिए यहाँ पे कैंडल लाइट जला दिए, तो अगर हमने इधर जलाया है तो वही सेम कैंडल लाइट हम इधर भी जलाएंगे। ठीक है, इसमें कैंडल लगा दिए, दिया जल रहा है, तो सेम इधर भी वही चीज़ जलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, औपचारिक हो गई। लेकिन अगर अनौपचारिक है तो एक साइड तो ये कैंडल जल रही है, दूसरे साइड क्या है, तो हमने क्या किया, कोई स्टैचू ला के रख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, अनौपचारिक व्यवस्था हो जाएगी। तो वही है कि अगर औपचारिक व्यवस्था है तो जैसा फूल इधर वैसा ही फूल इधर, जैसी टहनी इधर वैसी ही टहनी इधर। इससे क्या होता है, इसको क्या, ये औपचारिक संतुलन, फॉर्मल बैलेंस की बात की गई, इसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि अनौपचारिक संतुलन का प्रयोग पुष्प सज्जा में की जानी है तब फूलों को इस तरह से पात्र में सजाया जाना चाहिए कि दोनों ओर देखने में समान भ्रांत प्रतीत हो। इसके लिए रेखा, आकार, रंग का उचित प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक मैं आज आपको बता दी हूँ। अगर आपको एक बार समझाने से नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। और अगर उसके बाद भी न समझ में आए तो आप कमेंट में बता देना कौन सा पॉइंट, क्या चीज़ नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता दूंगी। और जो टॉपिक, जो बचा पोर्शन है कल मैं समझाऊंगी, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन जितने यूथ में होंगे, और भी कहीं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास हैं, देख उसको भी ला के आपको करवा दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।